चलिए दोस्तों, हम सब फिर आज एक नई वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी यह क्लास सेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास है, जिसमें हम सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सभी क्वेश्चन यूथ कंपटीशन टाइम से लिए गए हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। यहाँ पे आपको सेटेड के सभी सब्जेक्ट का वीडियो और PDF उपलब्ध कराया जाएगा। चलिए हम सब क्वेश्चन को शुरू करते हैं। इसमें आज हम सब दोस्तों हिंदी को कवर करेंगे, जो कि आपके यह पेपर 2016 में पूछा गया था सीटेट एग्ज़ाम में। नीचे गद्यांश दिए गए हैं, उसको पढ़कर आपको उसका आंसर बताना है। 91 से 98 तक जितने भी क्वेश्चन हैं सभी का आंसर आपको इसी गद्यांश से बताना है। यहाँ कह रहे हैं कि हमें स्वतंत्र हुए 15 वर्षीय हुए थे कि पड़ोसी चीन ने हमारी पीठ में छुरा भोंक दिया। उत्तर सीमा की सफ़ेद बर्फीली चोटियाँ शहीद के खून से सनकर लाल हो गईं। हजारों माओं की गोदें सूनी हुई, हजारों के मांग का सिंदूर पुछ गया। लाखों अभागे बच्चे पिता के प्यार से वंचित हो गए। गणतंत्र दिवस निकट आ रहा था, देश का माहौल पस्त था। कोई उमंग नहीं रह गई थी पर्व मनाने की। तब यह सोचा गया कि जानी मानी फिल्म हस्तियों आयोजन में शामिल हो तो भीड़ उमड़ेगी। वहाँ कोई ऐसा गीत प्रस्तुत हो जो लोगों के दिलों को छूकर उन्हें झकझोर सके। चुनौती फिल्म जगत तक पहुँची। एक नौजवान गीतकार प्रदीप ने चुनौती स्वीकार करने का मन बनाया और गीत लिखना शुरू कर दिया। लेकिन सुर और स्वर के बिना गीत का क्या। प्रदीप संगीत निर्देशक श्री रामचंद्र के पास पहुंचे। उन्हें गीत पसंद आया और रक्षा मंत्रालय को सूचना दी गई। 26 जनवरी का शुभ दिन आया। लाखों की भीड़ उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही थी। तब तक जो धुन बज रही थी वह हटी और थोड़ी देर शांत रही। तभी उस शांति को चीरता हुआ लता मंगेशकर का वेदना और चुनौती भरा स्वर सुनाई पड़ा। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। समय जैसा थमसा गया। सभी के मन एक ही भाव, एक ही रस में डूब गए। गीत समाप्त हुआ तो लगभग 2 लाख लोग सिसक रहे थे। आंसू थे कि थमते ही नहीं थे। अब दोस्तों इसी से आपके जितने भी क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं 98 तक, वहाँ तक आपको सभी का आंसर इसी आपको गद्यांश से देना होगा। पहला कह रहे हैं, ऐ मेरे वतन के लोगों, गीत के बारे में क्या सच नहीं है। इसमें पूछ रहे हैं क्या सच नहीं है, इसको आपको बताना है। कह रहे हैं कि मन्ना डे ने सुर दिया, श्री रामचंद्र ने संगीत दिया, या फिर लता मंगेशकर ने स्वर दिया, या प्रदीप ने लिखा। देखिए दोस्तों इसमें प्रदीप ने लिखा था, सही है। लता मंगेशकर ने स्वर दिया था और श्री रामचंद्र ने संगीत दिया था। लेकिन मन्ना डे ने सुर नहीं दिया था दोस्तों, इसलिए इसमें नहीं पूछ रहा है। तो आपका ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहे हैं भारत में 26 जनवरी का पर्व मनाने की उमंग न रहने का कारण था। क्या कारण था उसको आपको बताना है। कह रहे हैं सैनिकों के द्वारा मार्च पास्ट से इनकार, रक्षा मंत्रालय की अनिच्छा, या फिर चीन का दबाव, या फिर हजारों युवकों का शहीद होना। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। हजारों युवकों का शहीद होना, क्योंकि उस समय चीन से युद्ध हो गया था। अगर हम इसकी व्याख्या समझे दोस्तों तो वही कह रहे हैं कि भारत 26 जनवरी का पर्व मनाने की उमंग न रहने का कारण भारत चीन युद्ध में हजारों युवक का शहीद होना था। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय को क्या सूचना दी गई। ऑप्शन है फिल्म हस्तियां भाग लेंगी, या फिर गीत प्रस्तुत करने की चुनौती स्वीकार है, या फिर प्रदीप और श्री रामचंद्र भी दिल्ली आएंगे, या फिर 26 जनवरी का पर्व मनाया जाए। इसमें रक्षा मंत्रालय को जो सूचना दी गई थी गद्यांश में हमने पढ़ा था फिल्म हस्तियां भी भाग लेंगी। ए इज राइट आंसर। वही कह रहे हैं कि रक्षा मंत्रालय को सूचना दी गई होगी गणतंत्र दिवस के आयोजन में जानी मानी फिल्म हस्तियां भी शामिल होंगी। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं पीठ में छुरा भोंकने का अर्थ है। पीठ में छुरा भोंकने का क्या अर्थ है। कह रहे हैं आक्रमण करना, या फिर विश्वासघात करना, या फिर पराजित करना, या फिर युद्ध में घायल करना। जैसे कि दोस्तों आप सबको पता होगा पीठ में छुरा भोंकने का अर्थ होता है विश्वासघात।
घात करना। अगला क्वेश्चन है, जानी मानी फिल्म हस्तियों को बुलाने का निर्णय क्यों लिया गया? भीड़ जुटाने के लिए, लता मंगेशकर को का गीत सुनने के लिए, या फिर शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए, या फिर गणतंत्र दिवस मनाने के लिए? इसमें आपका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, भीड़ जुटाने के लिए, क्योंकि उसमें चीन से युद्ध हो गया था, जितने भी लोग थे सभी का मनोबल टूट चुका था, इसी के लिए वहाँ पे भीड़ जुटाने के लिए फिल्म हस्तियों को बुलाया गया। इसकी हम व्याख्या समझते हैं दोस्तों। कह रहे हैं गणतंत्र दिवस का आयोजन भीड़ जुटाने के लिए जानी मानी फिल्म हस्तियों को बुलाने का निर्णय लिया गया, क्योंकि भारत चीन युद्ध में हजारों सैनिकों के शहीद होने से लोग दुखी थे और इस तरह के आयोजन में भाग नहीं लेना चाहते थे। ऐसे में फिल्म हस्तियों की उपस्थिति माहौल को हल्का कर देती है। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं मांग का सिंदूर पुछ जाना मुहावरे का अर्थ है, इसको आपको बताना है। विधवा हो जाना, वियोगिनी होना, या फिर अभागिन होना, या फिर अनाथ हो जाना? इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, विधवा हो जाना। मांग का सिंदूर पुछ जाने का मुहावरा अगर पूछे तो फिर इसमें विधवा हो जाना है। कह रहे हैं कि देश का माहौल पस्त था क्योंकि तैयारियां नहीं की गई थी, कोई उमंग शेष नहीं थी, फिल्म हस्तियां साथ नहीं दे रही थी, या फिर चीन से मात खाई थी? इसमें डी ऑप्शन है दोस्तों, चीन से मात खाई थी। वही कह रहे हैं कि देश का माहौल पस्त था क्योंकि चीन से मात खाई थी। गद्यांश के प्रथम अनुच्छेद में निहित तथ्यों से स्पष्ट है कि भारत के साथ चीन का युद्ध हुआ था, जिसमें भारत को बहुत सैनिक शहीद हुए थे, जिससे लोग दुखी थे और गणतंत्र दिवस का उत्सव नहीं मनाना चाहते थे, अतः देश का माहौल पस्त था। आगे हम सब बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें है उमड़ना क्रिया का कौन सा प्रयोग ठीक नहीं है? ऑप्शन है नदी उमड़ आई, दूध उमड़ने लगा, या फिर आंसू उमड़ चले, या फिर भीड़ उमड़ पड़ी? इसमें जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, इसमें नहीं पूछ रहा है, इसको आप ध्यान देना है कि नहीं पूछ रहा है उमड़ना क्रिया का कौन सा प्रयोग ठीक नहीं है। नदी उमड़ आई, दूध उमड़ आया, या फिर उमड़ने लगा, या फिर आंसू उमड़ चले, या फिर भीड़ उमड़ पड़ी? इसमें आपका राइट आंसर होगा, देखिए दोस्तों इसमें नहीं पूछा, इसको आप ध्यान देना है, तो इसमें आपका बी होगा, बी इज राइट आंसर, दूध उमड़ने लगा, यह नहीं है। अब इसकी हम व्याख्या समझते हैं। कह रहे हैं दूध उमड़ने लगा में उमड़ना क्रिया का प्रयोग ठीक नहीं है, इसके स्थान पर दूध उबलना होता है। क्रिया का प्रयोग शेष नदी उमड़ आए, आंसू उमड़ चले तथा भीड़ उमड़ पड़ी में उमड़ना क्रिया का प्रयोग उचित है, लेकिन आपका दूध उमड़ने लगा ये गलत है, दूध उबलता है। आगे हम समझते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि नीचे दिए गए प्रश्न 99 से लेकर 113 तक के सभी उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। पहला है भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य है। बाल साहित्य का क्या उद्देश्य है इसको आपको बताना है। बच्चों को जीवन कौशल का सिखाना, बच्चों को भाषा के नियमों की जानकारी देना, बच्चों को उत्साही पाठक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, या फिर बच्चों को साहित्यिक विधाओं से परिचित करवाना। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। करें बच्चों को उत्साही पाठक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। इसमें बाल भाषा शिक्षण का संदर्भ यही होता है, संदर्भ में बाल साहित्य का मतलब है, बाल साहित्य का उद्देश्य यही है बच्चों को उत्साहित पाठक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। इसकी व्याख्या अगर हम समझे तो कह रहे हैं भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य बच्चों को उत्साही पाठक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। शेष बाल साहित्य उद्देश्य के संदर्भ में कम महत्व के तर्क हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ है। व्याकरण का संदर्भ पाठ्य पुस्तक में ही होता है या फिर व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। पाठ के संदर्भ में व्याकरण जानना जरूरी नहीं है या फिर व्याकरण का संदर्भ दोनों अलग हैं। यहाँ पे आपको बताना है राइट आंसर। इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों
ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। व्याकरण जो है पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। इसकी हम व्याख्या समझते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ है। व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। कैसा सिखाया जाता है? पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। पाठ विशेष में निहित व्याकरणिक तथ्यों का उल्लेख संदर्भ में व्याकरण कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? व्याकरण कहलाता है। जैसे पाठ के दौरान शब्दों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए उनका संधि विच्छेद करना, समास विग्रह करना, उपसर्ग प्रत्यय बताना आदि। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि बच्चों को कहानी सुनने की उपयोगिता सिद्ध होती है। कहानी सुनने की उपयोगिता सिद्ध होती है। ऑप्शन है कहानी कहने के तरीके द्वारा, कहानी में गुथे हुए नैतिक मूल्यों के आधार पर, या फिर कहानी से मिलने वाली ज्ञान विज्ञान की जानकारी द्वारा, या फिर कहानी से मिलने वाली सीख द्वारा। इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। कहानी से मिलने वाली सीख द्वारा। बच्चों को कहानी सुनाने की उपयोगिता यही होती है कि उस कहानी से बच्चों को क्या सीख मिल रही है। अब इसको हम विस्तार से समझ लेते हैं। कह रहे हैं बच्चों को कहानी सुनाने की योग्यता कहानी से मिलने वाली सीख द्वारा सिद्ध होती है। अवधारणाओं के निर्माण में कहानियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। कहानियों द्वारा ही बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास होता है। किसके द्वारा दोस्तों? कहानियों के ही द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं अवलोकन का आकलन का भाग तभी कहा जा सकता है जब अवलोकन प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे का किया जा रहा हो, या फिर लड़के लड़कियों का अलग अलग किया जा रहा हो, या फिर अनिवार्यता औपचारिक रूप से किया जा रहा हो, या फिर नियमित रूप से किया जा रहा हो। अवलोकन को यहाँ पे पूछ रहे हैं। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। करें प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे का किया जा रहा हो। अवलोकन को आकलन का भाग तभी कहा जा सकता है जब प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे का किया जा रहा हो। चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं। इसकी हम व्याख्या समझते हैं दोस्तों। कह रहे हैं कि अवलोकन को आकलन का भाग तभी कहा जा सकता है जब अवलोकन प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे का किया जा रहा हो। लड़के लड़कियों का अलग अलग अवलोकन लैंगिक वैषम्य स्थापित करेगा। औपचारिक अवलोकन का कोई महत्व नहीं होता। औपचारिक अवलोकन का कोई महत्व नहीं होता तथा नियमित अवलोकन में समय अंतराल की संभावना होने के कारण दोषपूर्ण है। चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं सूरभ किसी भी ऐसे शब्द विशेष को बोलने में कठिनाइयाँ अनुभव करती है। सुरभि जो है किसी ऐसे शब्द विशेष को बोलने में कठिनाइयाँ अनुभव करती है जिसमें 2 से अधिक बार ताकि आवृत्ति हुई। आप उससे उसे ऐसे शब्द का विकल्प ढूंढ कर देंगे या फिर ऐसे शब्दों को बार बार सुनने के लिए कहेंगे, या फिर बोलते समय इस ओर ध्यान न देने के लिए कहेंगे, या फिर ता वाले शब्द का बार बार उच्चारण करवाएंगे। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि जब वह शब्द सुरभि जो है बार बार ऐसे शब्द का उपयोग करेगी तो उसके बोलने की जो हिडक है, जो उसकी बोलने की शैली है, उसमें सुधार होगा। वही कह रहे हैं कि इसीलिए ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ता वाले शब्द बार बार उच्चारण करवाएंगे, क्योंकि उसको त वर्ग ही बोलने में समस्या हो रही है, ता शब्द को ही आवृत्ति करने में दिक्कत हो रही है। इसकी व्याख्या समझते हैं। करें उच्चारण संबंधी दोष के निवारण हेतु तेज ध्वनि के साथ अधिकतम अभ्यास आवश्यक होता है। अतः सुरभि से ऐसे शब्द विशेष जिसमें तय की आवृत्ति 2 से अधिक बार हुई हो का बार बार उच्चारण करवाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक है। प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन की बात यहाँ पे कर रहे हैं पोर्टफोलियो, या फिर नाटक का मंचन, या फिर वीडियोग्राफी, या फिर लिखित परीक्षा। इसमें प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं। प्राथमिक स्तर पे जो होता है दोस्तों, सबसे ज़्यादा
सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है वीडियोग्राफी। वीडियोग्राफी के जरिए बच्चे बहुत जल्दी से सीखने को प्रयास करता है। जैसे भी आपके घर में कोई बच्चा होगा, आप वीडियो लगा के दे देंगे, वो बहुत ध्यान से देखता है, बहुत ध्यान से समझता है। इसलिए सबसे ज़्यादा भाषा का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक वीडियोग्राफी है। वही कह रहे हैं, इसमें प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक वीडियोग्राफी है। शेष आकलन में सहायता की दृष्टि से कम महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, उपयोग तो सबका है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सहायक है वह वीडियोग्राफी है इसमें। अगला क्वेश्चन है, यदि तुम्हें डलिया भरकर आम दे दिया जाए तो क्या करोगे? इस प्रश्न का उद्देश्य है, ऑप्शन है बच्चे के अनुभव और चिंतन को स्थान देना, बच्चों की मौखिक परीक्षा लेना, बच्चों को गणित की ओर प्रवृत्त करना, या फिर बच्चों को नए शब्द से परिचित कराना। इसमें राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बच्चे के अनुभव और चिंतन को स्थान देना, उस चिंतन। इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। वही कह रहे हैं कि यदि तुम्हें डलिया भरकर आम दे दिया जाए तो तुम क्या करोगे? इस तरह के प्रश्न का उद्देश्य बच्चे के अनुभव और चिंतन को स्थान देना, शेष असंगत उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, करें अकादमिक सत्र शुरू होने के 2 माह बाद तक भी कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भाषा की पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध नहीं कराई जा सकी। ऐसी स्थिति में शिक्षक पाठ्य पुस्तक की उपलब्ध होने तक पाठ लेखन की प्रक्रिया आरंभ न कराएं, पहला ऑप्शन। दूसरा है भाषाई क्षमताओं के विकास के लिए अन्य विषयों की पाठ्य पुस्तक का प्रयोग करें, या फिर श्रवण एवं वाचन कौशल का अभ्यास करवाते रहें, या फिर विद्यार्थियों के पाठ्य पुस्तक अपने आप खरीदने के लिए प्रोत्साहित करें। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बोल रहे हैं कि पाठ्य पुस्तक, जब बच्चे को पाठ्य पुस्तक नहीं उपलब्ध कराया है, 2 माह तक में पाठ्य पुस्तक नहीं मिल पा रहा है, तो इस स्थिति में आपको इसमें चारों विकल्प में से जो सबसे सही विकल्प होगा, उस समय टीचर को चाहिए कि श्रवण एवं वाचन कौशल का अभ्यास करवाए। क्योंकि भाई बच्चे के पास बुक है नहीं, अब बुक का काम कराएंगे तो पढ़ नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। इसमें आपको श्रवण एवं वाचन कौशल को इसी पे ध्यान देकर बच्चों को पढ़ाना चाहिए। वही कह रहे हैं, इसी व्याख्या में समझते हैं। कह रहे हैं अकादमिक सत्र शुरू होने के 2 माह बाद तक भी कक्षा में 4 के विद्यार्थियों को भाषा की पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध नहीं कराई जा सके। ऐसी स्थिति में शिक्षक श्रवण एवं वाचन कौशल का अभ्यास करवाते रहें। चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि भाषा शून्य में विकसित नहीं होती है। इसका शैक्षिक निहितार्थ है कि भाषा सीखने के लिए अनिवार्य है। क्या अनिवार्य है इसको बताना है। पारिवारिक संवाद, सामाजिक अंतःक्रिया, विद्यालय पढ़ाई लिखाई, या भाषा प्रयोगशाला। इसमें कह रहे हैं कि भाषा शून्य से विकसित नहीं होती। भाषा जो है शून्य से विकसित नहीं होती है, इसका शैक्षिक निहितार्थ आपको बताना है। इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कह रहे हैं सामाजिक अंतःक्रिया। अगर इसकी हम व्याख्या समझने का प्रयास करें तो भाषा शून्य में विकसित नहीं होती है, इसका शैक्षिक निहितार्थ है कि भाषा सीखने के लिए सामाजिक अंतःक्रिया अनिवार्य है। भाषा विचार विनिमय के माध्यम है जिसमें 2 व्यक्तियों के विचारों का आदान प्रदान होता है, अतः भाषाई कौशल के विकास के लिए सामाजिक अंतःक्रिया अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है, कह रहे प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है बच्चों को व्यापारिक नियमों का कंठस्थ करवाना, अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत करना, सहज अभिवृत्ति का अवसर देना, मातृभाषा की लिपि की पहचान करवाना। इसमें प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य पूछ रहे हैं। इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत करना। प्राथमिक स्तर पर टीचर को यही चाहिए कि शिक्षक को यही चाहिए कि अक्षर की बनावटी पर विशेष ध्यान दे, कैसे लिखना है, किस तरीके से लिखना है, इन सब की जानकारी बच्चों को देनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं भाषाई कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। इसमें आपको सही बताना है कौन सा कथन
भाषाई कौशल पे सही है। कह रहे हैं भाषाई कौशल अंतर संबंधित हैं, भाषाई कौशल स्वयं ही विकसित होते हैं, या फिर सभी भाषाई कौशल पाठ्यपुस्तक से ही विकसित होते हैं, या फिर कोई भी भाषाई कौशल अंतर संबंधित नहीं है। इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कह रहे हैं सभी भाषाई कौशल अंतर संबंधित हैं। इसकी हम व्याख्या समझ लेते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि सभी भाषाई कौशल अंतर संबंधित हैं। भाषाई कौशलों के संबंध में यह कथन सही है कि भाषाई कौशल अर्थात बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना सभी अंतर संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। ऑप्शन पहला है कहानी का अंत बदलवा देना, या फिर कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना, या फिर कहानी को अपनी भाषा में कहलवाना, या फिर कहानी पर आधारित प्रश्न बनवाना। इसमें आपको राइट आंसर बता रहे हैं। इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कह रहे कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना। पढ़कर समझना कौशल यही होता है कि कहानी का व्याकरण आप बच्चों को अच्छे से करें। कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है वही है, इसमें है कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना। इसकी हम व्याख्या समझते हैं। करें पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना है। अतः छात्र कहानी को बिना पूर्णतः समझे ना तो उसका अंत बदल सकता है, ना तो उसे अपनी भाषा में व्यक्त कर सकता है, और ना ही उस पर आधारित प्रश्न ही बना सकता है। इन सब का उपयोग पढ़कर समझना कौशल का विकास करने में सहायक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के लिए महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करता है। ऑप्शन है गणित के पाठ्यक्रम के अनुरूप हिंदी में संख्याएं जानना, या फिर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और वाचन के शुद्ध पहचान करना, या फिर भाषण, वाद विवाद और कविता पाठ में भाग लेना, या फिर भाषा को अपने परिवेश तथा एवं अनुभव को समझने का माध्यम मानना। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कह रहे हैं भाषा को अपने परिवेश एवं अनुभव को समझने का माध्यम मानना। अब इसकी हम व्याख्या समझते हैं। कह रहे हैं कि भाषा को अपने परिवेश एवं अनुभव को समझने का माध्यम मानना, यह कथन प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं भाषा सीखने में शब्दकोश का बहुत महत्व है। शब्दकोश का बहुत महत्व है। निम्नलिखित में से शब्दकोश का सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग कौन सा होगा। ऑप्शन है अक्षरों वर्णों का क्रम जानना, किसी शब्द का अर्थ जानना, किसी शब्द का समानार्थी शब्द जानना, किसी शब्द की सही वर्तनी जानना। इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा, कह रहे हैं अक्षरों वर्णों का क्रम जानना, जो कि सबसे कम महत्वपूर्ण है। यही होगा अक्षरों वर्णों का क्रम जानना। करें भाषा सीखने में शब्दकोश का बहुत कम महत्व है। अक्षरों वर्णों का क्रम जानने में शब्दकोश का सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग होता है। किसी शब्द का अर्थ, उसका समानार्थी एवं सही वर्तनी जानने में शब्दकोश का बहुत महत्व है। शब्दकोश के माध्यम से अक्षरों वर्णों का क्रम जानना एक श्रम साध्य एवं समय साध्य कार्य है। अगला क्वेश्चन है, करें जब बच्चे भाषा में भिन्न भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं तो वे साथ साथ भाषा भी सीखते हैं, साथ साथ परीक्षा की भी तैयारी करते हैं, केवल अवधारणा ही बना पाते हैं, केवल विषय ही पढ़ते हैं। इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। करें साथ साथ भाषा भी सीखते हैं। जब बच्चे भाषा में भिन्न भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं तो वे साथ साथ भाषा भी सीखते रहते हैं। अब इसकी हम व्याख्या समझते हैं। करें जब बच्चे भाषा में भिन्न भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं तो वे साथ साथ भाषा भी सीखते हैं। शेष असंगत विकल्प हैं। यहाँ पे गद्यांश दिए गए हैं दोस्तों, इसको पढ़ के आपको बताना है। 114 से 120 तक आंसर आपको इसी गद्यांश से देना है। इसमें कह रहे हैं दोस्तों
बारिश के लिहाज से वह साल ठन ठन गोपाल था। खेतों में जैसे तैसे धान रोप दिया गया था, लेकिन तेज धूप ने उसे झुलसा डाला। सावन सिर पर था, बादल लपटा के तभी एक उमसती हुई रात में बिजली कड़कने से नींद खुली। थोड़ी देर में झिसियाँ पड़ने लगीं। चारपाई आंगन में उठाकर भीतर कर ली गई, लेकिन हवा गुम थी और गर्मी ज्यों की त्यों, लिहाजा वह रात रत जगह में ही गई। सुबह हुई थी, लोग धान बच जाने को लेकर ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते दिखे। बरसात रात वाली रफ्तार से ही जारी थी, न उसमें धीमी थी न तेज। आसमान समतल और तकरीबन सफ़ेद था। बादल बीच बीच में जरा जरा सा गुर्रा गुर्रा कर खामोश हो जा रहे थे। स्कूल का टाइम हुआ तो हम जैसे ढीलों ने एक तरफा तौर पर रेनी डे मनाने का फैसला किया, जबकि पढ़ाकुओं ने बस्ता लादा और सुपरिचित रास्ते पर बढ़ चले। थके हारे पढ़वैये शाम को लौटे तो उनकी हालत कटे खेत में पानी भरने पर भागे चूहे जैसी थी। बारिश से बुरी तरह ऊब कर हम सोए, इस उम्मीद में कि काला नीला आकाश कल नीला आकाश देखने को मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं इसको आपको इसी गद्यांश से बताना है। इसके आंसर नीचे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, इसका आंसर इसी आप गद्यांश को पढ़कर बताना है। कह रहे हैं बारिश के लिहाज से हम वह साल ठन ठन गोपाल था। वाक्य का भाव क्या है, इसमें भाव बताना है आपको। बहुत बारिश हुई थी, अकाल के कारण पैसा नहीं था, या फिर पढ़ाई नहीं कर पाए थे, या फिर बारिश नहीं हुई थी। इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कह रहे हैं बारिश नहीं हुई थी। बारिश के लिहाज से वह साल ठन ठन गोपाल था। वाक्य का भाव बारिश नहीं हुई थी। अगला क्वेश्चन है, कह रहे सावन सिर पर था। इस कथन का आशय है कि दूर था, आने वाला था, या फिर आ चुका था, या फिर सूखा था। यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर होगा आ चुका था। सावन सिर पर था का मतलब होगा कि आ चुका था, सावन आ चुका था। अगला क्वेश्चन है, करें गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि अगले दिन लोग तेज बारिश के ना होने से खुश थे। तेज बारिश में रेनी डे मनाया जाता है, या फिर लोग बारिश होने से खुश थे, या फिर लोग बारिश के ना होने से परेशान थे। इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोग बारिश होने से खुश थे। करें गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि अगले दिन लोग बारिश होने से खुश थे, तभी तो धान बच जाने को लेकर ऊपर वाले की शुक्रिया अदा करते दिखे। अगला क्वेश्चन है, झिसिया शब्द का भाव। झिसिया शब्द का भाव क्या बताना है, तेज फुहारें, या फिर तेज बूंदाबांदी, या फिर बहुत हल्की बूंदाबांदी, या फिर मूसलाधार बारिश। देखो झिसिया से मतलब ही समझ में आ रहा है इसके वाक्य से दोस्तों। इसका क्या मतलब है, इसका तात्पर्य है दोस्तों बहुत हल्की फुल्की बूंदाबांदी। अगला क्वेश्चन है, हम जैसे ढीलों ने एक तरफा तौर पर रेनी डे मनाने का फैसला किया। वाक्य में लेखक ने अपनी किस विशेषता को बताया है। पढ़ाई में पिछड़े, हर्षोल्लास से त्यौहार मनाने वाले, दिमाग से कमज़ोर, बारिश का मज़ा लेने वाले। इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, पढ़ाई में पिछड़े। हम जैसे ढीलों ने एक तरफा रेनी डे मनाने का फैसला किया। वाक्य में लेखक ने अपनी पढ़ाई में पिछड़े होने का विशेषता बताया है। अगला क्वेश्चन है, किन लोगों ने रेनी डे नहीं मनाया। ऑप्शन है, जो पढ़ाकू थे, जो डरपोक थे, जो भीगना नहीं चाहते थे, जो बारिश से बचते थे। इसमें आपको बताना है कौन नहीं मनाई, कौन लोगों ने रेनी डे नहीं मनाया और स्कूल गए। इसमें कह रहे हैं जो पढ़ाकू थे। यही आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कह रहे हैं जो पढ़ाकू थे उन लोगों ने रेनी डे नहीं मनाया, बल्कि बस्ता लादकर विद्यालय गए और शाम को लौटे तो उनकी हालत कटे खेत में पानी भरने पर चूहे जैसे हो जाते हैं, उसी तरीके से हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि सावन सिर पर था और बादल लपटा वाक्य है। वाक्य इसको बताना है सरल, मिश्र,
संयुक्त या फिर संकेतवाचक। इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संयुक्तवाचक। करें कि सावन सिर पर था, बादल लपटा। यह संयुक्त वाक्य है। जब दो सरल वाक्यों को समुच्चय बोधक अव्यय और एवं तथा आदि के द्वारा जोड़ दिया जाता है तो उस संयुक्त वाक्य कहते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब दोस्तों यह सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। आपसे कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।